नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अप्रैल 2026 की भू राजनीतिक स्थितियों को देखें तो ईरान को दिए गए अमेरिका या ट्रंप प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संघर्ष, अमेरिका ईरान के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई या कूटनीतिक दबाव के कारण मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध शुरू होने की आशंका है। बात साफ है, ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और ईरान झुकने को। उधर ये स्थितियां उस दौर की याद दिलाती हैं जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से अटैक कर सब कुछ तबाह कर दिया था और जापान को युद्ध के दौरान झुकने पर मजबूर कर दिया था। क्या ट्रंप ईरान के प्रति भी ये रवैया अपना सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो इसका कितना बड़ा असर पूरे विश्व पर होगा और मिडिल ईस्ट में भी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईरान से छिड़ी जंग के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए ट्रंप जापान समेत सहयोगी देशों से युद्ध में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में जापान की पीएम ने ट्रंप से मुलाकात की है। समय बदलता है, चाहे 80 साल बाद ही क्यों ना हो। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे, उस बात को 8 दशक से ज्यादा हो गए। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब वही अमेरिकी प्रशासन जापान से ईरान की बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने का आग्रह कर रहा है। जापान और अमेरिका के बीच बातचीत के दौर के बीच ये तो साफ हो गया कि ईरान को दिए अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं। सैन्य संघर्ष, यदि अल्टीमेटम 48 घंटे का पालन नहीं होता है तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है या ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप करने के लिए सीधे हमले कर सकता है। क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि, हूती विद्रोही और अन्य ईरान समर्थक समूह अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमले तेज कर सकते हैं, जिससे रेड सी यानी लाल सागर में तबाही बढ़ सकती है। आर्थिक प्रभाव, हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रो डॉलर पर असर, इस संघर्ष के नतीजे अमेरिकी डॉलर के दबदबे और पेट्रो डॉलर समझौते के भविष्य को निर्धारित करेंगे। उधर जापान अमेरिका की मदद से पीछे हटता नजर आ रहा है। जापान में 80 साल पहले हुए परमाणु हमले के बाद जापान शांतिवाद और परमाणु निरस्तीकरण की ओर बढ़ चुका है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने स्वीकार किया है कि ट्रंप के साथ बातचीत बहुत मुश्किल होगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जापान अगर अमेरिका की मांगों को पूरा करता है तो वो ये आश्वासन अमेरिका से चाहता है कि वॉशिंगटन हिंद प्रशांत इलाके के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। जापान चीन को बढ़ते सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है, खासकर पूर्वी चीनी सागर और ताइवान के आसपास के इलाके। जापान ने हाल ही में मध्य पूर्व की ओर चीनी सैनिकों की बढ़ती आवाजाही को लेकर चिंता व्यक्त की है। जापान ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर पड़ना करार दिया। इधर 19 मार्च को होने वाली शिखर वार्ता पर दुनिया की निगाह है। आखिर जापान अमेरिका के आग्रह को किन आधारों पर स्वीकार करता है? दरअसल 80 साल से भी पहले यूएस मिलिट्री जापान के साथ युद्ध के दौरान गहरे असमंजस में थी। उसके जंगी जहाजों और सबमरीन ने विदेशी जापानी साम्राज्य को खत्म कर दिया था और लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसके आसपास के सभी द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान ने अपनी ज्यादातर जंगी जहाज और लगभग पूरी एयरफोर्स खो दी थी, लेकिन जापानी राष्ट्र आखिर तक लड़ने के लिए तैयार था। इसीलिए यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत चुपके से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया। 6 अगस्त को यूएस के B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने हिरोशिमा पर 4.4 किलोटन का न्यूक्लियर बम गिराया। 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और 4.6 किलोटन का बम गिराया। दोनों शहरों में लगभग 2,40,000 जापानी जनता मारी गई। B-29 ही अकेले ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो बम को ले जा सकते थे। हर एक का वजन 4 टन से ज्यादा था। वे बिना सुरक्षा के उड़ रहे थे क्योंकि एलाइज ने जापानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया था। 15 अगस्त को 6 दिन बाद जापान ने अपने सरेंडर का ऐलान किया। ये बमबारी जर्मनी और जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के एलाइड देशों के स्ट्रेटेजिक हवाई हमले का नतीजा थी, जिसे साइकोलॉजिकल शॉक देने और दुश्मन की युद्ध करने की क्षमता को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु बम गिराएंगे? क्या है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको लेकर चर्चा तेज है?
सिर्फ एयर पावर के दम पर कोई भी सत्ता बदली नहीं गई है। हवाई हमले से सिर्फ सरेंडर के लिए मजबूर किया गया है। यही वजह है कि ईरान की जंग इतनी खतरनाक हो जाती है। ईरान की लड़ाई प्लान यानी यूएस इजरायली प्लान के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोयरिंग लॉयन का मकसद ईरानी सरकार पर ऐसे हमले करने थे जिससे वो तिलमिला कर रह जाए और खामेनेई सरकार की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता खत्म हो जाए, जैसा कि इन्होंने पिछले साल 12 दिन की लड़ाई के दौरान किया था। ये जॉइंट ऑपरेशन इस साल 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुए सरकार बदलने को दोहराने के लिए थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान यूएस स्पेशल फोर्सेज ने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप किया था, लेकिन इस ऑपरेशन में दर्जनों सटीक बम गिराए गए। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को किए गए एयर स्ट्राइक में मारे गए। ट्रंप ने कहा था कि ये ईरानी शासन को बदलने और ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए किया गया ऑपरेशन था। ईरान का शासन बदला, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा यूएस चाहता था। खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई ने अब सुप्रीम लीडर का पद संभाल लिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरानी सरकार के डिसेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल की मोज़ेक स्ट्रेटजी अपनाकर खुद को बड़े हमलों के लिए तैयार कर लिया है। 28 फरवरी से ईरान ने 3000 किलोमीटर के वेस्ट एशिया एरिया में सैकड़ों एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं। इनका टारगेट मेडिटेरेनियन सी पर साइप्रस और इजराइल से लेकर अरब सागर में ओमान तक है। ईरान ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मुख्य 6 देश, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और ओमान शामिल हैं, उनकी इकोनॉमी को टारगेट किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें और तेहरान का ग्लोबल मिनिस्ट्री हार्डवेयर में खास पेशकश शाहिद 136 खुदकुश ड्रोन अमेरिका के अरबों डॉलर के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर निकल गए हैं। इससे यूएस सेंट्रल कमांड के जमीन पर लगे मिलिट्री रडार टूट गए हैं। इससे जीसीसी देशों का रक्षा कवच टूट गया है। इस टकराव की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट का टैंकर ट्रैफिक थम गया है। ये वो जल मार्ग है जिससे दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस गुजरता है। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. 1,000 missiles shot at like UAE. They were looking to take over the Middle East. We got there first. Brilliant, energetic. They have a great point. I'd love to help, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. ऐसे में अब इस युद्ध का नतीजा 2 फैक्टर से तय होगा: गोला बारूद और बाजार। ईरान कम कीमत वाले हथियारों जैसे क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई में हाथ डाल रहा है ताकि एक गंभीर आर्थिक चोट दुश्मन को दी जा सके। हर शाहिद 136 ड्रोन की कीमत $50,000 है। एक पैट्रियटिक इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत एक राउंड में 1 मिलियन से भी ज्यादा है। यूएस और उसके खाड़ी सहयोगियों ने ईरान के कम कीमत वाले प्रोजेक्टाइल को मार गिराने के लिए कई पैट्रियट इंटरसेप्टर खर्च किए हैं। ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि किस तरफ मिसाइलें पहले खत्म होंगी। इस बीच बाजारों ने कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की संभावना पर बुरा रिएक्शन दिया है। स्टॉक की कीमतें गिर गई हैं। सप्लाई में रुकावट का डर, रुके हुए टैंकर ट्रैफिक और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की वजह से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं। ईरान युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस जंग में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार 2 न्यूक्लियर हथियार वाले देशों ने एक नॉन न्यूक्लियर देश पर हमला किया। पहली बार सरकार के सपोर्ट से किसी दूसरे देश के लीडर को एलिमिनेट किया गया। पहली बार एक देश ने लगभग एक साथ कई देशों पर हमला किया। पहली बार 21वीं सदी में किसी देश ने यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह किया। ये सरकार बदलने के लिए एयर पावर का पहला मिलकर किया गया इस्तेमाल भी है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एयर पावर से कभी भी सरकार नहीं बदली गई है। वे कहते हैं कि सैनिकों के साथ जमीन पर हमला यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड ही काम करेगा। ईरान इराक से 3 गुना बड़ा है और पहाड़ों से घिरा एक कुदरत का बनाया हुआ किला भी है, इसलिए ये सैनिकों को निगल जाएगा। यही वजह है कि यूएस ने जमीन और समुद्र से हमला करने का फैसला किया। पिछले हफ्ते ईरान ने अपनी ज्यादातर नेवी और एयरफोर्स खो दी है, लेकिन तेहरान में सरकार ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। ट्रंप बिना शर्त सरेंडर के अलावा कुछ नहीं चाहते और अल्टीमेटम दे चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियों का ये मेल और एक और खतरनाक लड़ाई के अगले कदमों को जोखिम भरा बनाती है। यूएस ने कम से कम 4 बार न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। कोरियाई युद्ध के दौरान, ताइवान स्ट्रेट संकट के दौरान, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान और 1960 के दशक में वियतनाम में। वो हर बार खतरे से बच निकला है।
ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप में यूएस एक बार फिर खतरनाक इलाके में जा सकता है। 2018 में पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू की मांग की थी। इसमें दो सबसे विवादित बातें थी। सप्लीमेंटल कैपेबिलिटीज की शुरुआत यानी मौजूदा ट्राइडेंट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को बदलकर W-76 लो यील्ड टैक्टिकल वॉरहेड्स को तैनात करना, एक नई न्यूक्लियर आर्म्ड सी लॉन्च क्रूज मिसाइल को आगे बढ़ाना ताकि एक फ्लेक्सिबल, सर्वाइवेबल, नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ऑप्शन को रिस्टोर किया जा सके। इसे यूएस ने पहले रिटायर कर दिया था। ये दोनों ही हथियार ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर लगे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऐसा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल आम लड़ाइयों में किया जा सकता है। ये मिलिट्री टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इसकी विनाशक शक्ति JBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP से भी ज्यादा होती है। इसका इस्तेमाल यूएस ने पिछले साल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान किया था। माना जाता है कि इन नए पेश किए गए हर टैक्टिकल वॉरहेड की यील्ड 5 से 7 किलोटन के बीच है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु लिटिल बॉय की ताकत का 1/3 है। यूएस दुश्मनों के साथ लड़ाई में TNWS का इस्तेमाल लड़ाई को निर्णायक बनाने, जंग को बढ़ने से रोकने या केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल का जवाब देने के लिए कर सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ईरानी सरकार को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए धक्का और दहशत के रणनीति के तहत इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर किसी भी हाल में यूएस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो भीषण, खतरनाक और अनिश्चित अनिर्णय की स्थिति में जा रहा होगा। इससे दुनिया भर में खतरनाक घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो जाएगी, जिससे नॉन न्यूक्लियर देश बम बनाने के लिए मजबूर होंगे और न्यूक्लियर हथियार वाले देश अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाएंगे। इसलिए पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जैसे पुराने यूएस अधिकारियों ने ट्रंप को ऑफ रैंप जीत का ऐलान करने की सलाह दी थी, ये कहते हुए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब मर चुके हैं और ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अब डिग्रेड हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ऐसी किसी जीत को स्वीकार करेंगे या फिर हॉर्मुज और ईरान पर कब्जे के लिए न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ेंगे। ये न सिर्फ एक बड़ा सवाल है बल्कि एक बड़ी बर्बादी की आहट भी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर चल रही है उसका जो परिणाम हम सामने देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में हिरोशिमा और नागासाकी जैसा अंजाम हो सकता है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और इस तरफ यदि थोड़ी भी तस्वीरें जाती हैं या लाइन बढ़ती है तो ये बहुत बड़ी बर्बादी की आहट भी है। इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। तो वो समय आज इतना पुराने करीब 8 दशक पहले की चीजों में हम चले जाएं तो वो याद दिलाती है कि जापान भी कुछ ऐसे ही अड़ा था, सब कुछ खो दिया था लेकिन अपनी जिद पर था कि वो झुकेगा नहीं। और आखिरकार तब एक परमाणु न्यूक्लियर अटैक किया गया था, जिसके बाद क्या तस्वीरें थी ये किसी से छिपी नहीं है। तो क्या अब अगला स्टैंड ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है और बड़ा सवाल भी। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं प्रोफेसर सचिन तिवारी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राणा अली जोहेब, उनका भी मैं स्वागत करती हूं, अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा में राजनीति से हटकर हमारे सभी एक्सपर्ट हैं और वाकई में एक ऐसा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगला स्टैंड क्या हो सकता है। और यदि मान लीजिए हम उस 8 दशक के पहले के इतिहास को होता हुआ यदि देखते हैं तो कितनी बड़ी बर्बादी का मंजर हम और आप आज इस सदी में देखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सचिन जी, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के जानकार भी हैं, जितनी चीजें शुरू से अब तक लगातार हो रही हैं, एक बात तो साफ हो गई, अमेरिका अपनी तरफ से जितने कोशिशें, प्रयास हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए, ईरान पर कब्जे के लिए करना चाहता था, वो पूरी कोशिशें कर चुका है।
ईरान भी पलटवार लगातार करता जा रहा है जितना वो कर सकता है। बहुत सारी चीजें तहस नहस ईरान की हो चुकी हैं, लेकिन वो भी झुकने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि ट्रंप का रवैया जो है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सवाल आज मुख्य रूप से इस बात का है कि क्या अपने अड़ियल रवैये और जिद्दीपन के चलते क्या वाकई जो जापान के साथ या हिरोशिमा या नागासाकी के साथ हुआ था, क्या अगला स्टैंड उनका ये हो सकता है? क्योंकि वो मानने वाले नहीं हैं और उनकी जिद ये हो गई है। किस तरीके से आप हालात इस वक्त देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्या अगली रणनीति ये हो सकती है? देखिए, जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा था कि हम 3 से 4 हफ्तों में ये अधिकतम युद्ध खत्म करेंगे। बल्कि उन्होंने कोट किया था कि हमारे जनरल्स का कहना ये था कि हम 1 वीक के बाद शायद बोर हो जाएंगे। उनकी जो पिछले कुछ समय से एक रणनीति रही है कि युद्ध में हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को खत्म करो और बहुत जल्दी वो स्टेट खत्म होगा और युद्ध को हम जीतेंगे। इसके बाद जब युद्ध स्टार्ट होता है और उस कड़ी में अगर हम देखें तो ट्रम्प की जो योजना थी, कोई भी युद्ध स्टार्ट होने के पहले एक देश एक योजना बनाता है, तो ऐसा हमको लगता है कि वो योजना के अनुरूप ईरान का जो रिएक्शन था वो चौंकाने वाला था। जैसे एक नई चीज उन्होंने स्टेटमेंट में कही कि ये शायद एक शतरंज की विषाद भी है और बड़े खिलाड़ी इसमें है, ईरान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में सामना कर रहा है। एक चीज। दूसरा, इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये जो 2 दिन पहले घटना हुई कि इन्होंने अपना जो फाइटर जेट था वो पहली बार ईरानियन स्पेस में लाने की कोशिश करी। जो फर्स्ट अटैक था उसमें आया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जब वो आया तो उसको इन्होंने ईरान ने रिटेलिएट किया और मार गिराया। उनके दोनों पायलट, हालांकि अभी की न्यूज है कि रेस्क्यू हो गए वो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, क्या कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट किसी मेजर पावर के द्वारा या चाइना या रशिया के द्वारा बिटवीन द वॉर कोई सपोर्ट आया है? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जितना ये इनका एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी पायलट की, उसमें हम देखते हैं कि उसको मारना ईरान के लिए सामान्य तौर की बस की बात नहीं थी। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, हमने देखा कि एक नई चीज इस युद्ध में आई कि ईरान अमेरिका से वॉर करता है तो उसके पास जो हिस्ट्री थी कि अमेरिका को अरब कंट्री में किन देशों ने सपोर्ट किया या अमेरिका कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ अमेरिका के सैनिक के बेस अड्डे हैं। ऑलमोस्ट 50,000 सैनिक जो हैं, ट्रुप्स जो हैं, ऑलरेडी अरब कंट्रीज में हैं। इन सारी परिस्थिति में उनको लगा कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है, इससे 2 टारगेट हिट होंगे। एक तो अमेरिका के अंदर यहाँ से पैनिक जाएगा कि उनके जो एयर बेसिस हैं वो खत्म हो रहे। दूसरा, वो कंट्रीज जो ईरान के से बराबर से युद्ध नहीं कर सकते थे, उनको सॉफ्ट टारगेट करके उनके फाइनेंशियल एसेट्स को भी खत्म करने की कोशिश की गई। उससे क्या होगा कि ये कंट्रीज यूएस के ऊपर दबाव बनाएंगे। अब मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ जब अमेरिका चौंक रहा है ईरान के रिएक्शन से, तब वो किस दिशा में जाएगा। अब अगर हम ट्रम्प का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट देखें तो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक्स को लेके आते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुझे आज का जो परिदृश्य है, नागासाकी का टाइम अलग था, वो ये नहीं लगता है कि कहीं से कोई एटॉमिक कोई कंडीशन या कोई वहां से रिएक्शन आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो स्ट्रेस है वो ये है कि इस सारे वॉर में इजराइल जो है रोल प्ले कर रहा है कि इजराइल के माध्यम से यूएस आया, लेकिन वो लेबनान पर अटैक कर रहा है, वो अपनी सीमाओं का वहां विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। थ्रेट ये है कि अमेरिका की जगह इजराइल ना कोई ऐसा अटेम्प्ट ले ले कि जो बहुत रिस्की हो जाए। एक ये फैक्टर हमको देखना होगा। तीसरी चीज, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो ये खुद स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं इसको आप ओपन भी करो। रिसेंट डेवलपमेंट में 3 दिन पहले लंदन में एक बैठक हुई जिसमें 30 कंट्रीज थे और इंडिया का भी इसमें पार्टिसिपेशन था, और उन्होंने ये था, सारे कंट्री से कहना ये था कि हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए। ईरान का ये स्टेप गलत है, लेकिन वो यूएस के साथ भी जाने की तैयार नहीं। तो इसके कई डायमेंशंस हैं। इन सारे डायमेंशंस का मतलब ये है कि यूएस ये चाहता है, वो कह चुका कि हम निकलेंगे, लेकिन अब उसके लिए एक बड़ा प्रश्न ये है कि वो कब निकलेगा। अगर वो आज की कंडीशन में निकलता है तो उसके संग वर्ल्ड नहीं है, बड़े पावर्स दूर हो गए, नाटो से दूर हो गए, वो कुछ बड़ा करेगा, वो कुछ ऐसा बड़ा करेगा जिससे उसकी जो कि वो ये कहता है कि वर्ल्ड में हम पावर है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वार के बाद उनके पास एक बिजनेस भी होता है जो वो काफी बड़े लेवल पे करते हैं, हथियारों का आयात निर्यात। इन सारी कंडीशंस में
ईरान के पास अपनी आइडेंटिटी बचाने का संघर्ष है और यूएस के पास अपना वर्ल्ड जो नंबर एक पावर का तमगा है वो उसको चाहिए है। वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो एटॉमिक तक जाएगा। ठीक वो है। क्या बड़े करेगा ये सरप्राइज देंगे। जी। बिल्कुल, ठीक है। वाक़ई में, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आज मुख्य रूप से बात इसी चीज़ की है कि जो एक उनका अल्टीमेटम है, उसके बाद ऐसा क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं लगता कि न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाएँगे, तो फिर और ऐसा क्या हो सकता है जिसको वो बिल्कुल एकदम धरातल पर ला दे ईरान को? क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत अलग तरीके की हैं। अनुपम जी, अगला सवाल आपसे, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, क्या अभी तक का, हम आज तक का भी चीज़ें यदि उठाकर देखें, हम लगातार इन चर्चाओं पर आपका साथ बने हुए थे। वाक़ई में ये चर्चा आज इसलिए लाज़मी हो गई है कि अल्टीमेटम के बाद अब क्या है, ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही कुछ बड़ा अटैक कर सकते हैं, और न्यूक्लियर से बड़ा ऐसा क्या हो सकता है कि वो ईरान को बिल्कुल बराबर कर दे, वो सारा कब्जा कर ले जो वो चाह रहे हैं। एक भूमिका इज़राइल की भी है। हो सकता है ट्रंप जो सोच रहे हैं वो सोचने की कोशिश करें, इजराइल वहां से चीजों को अटैक करे, जैसे सचिन जी कह रहे थे। क्या ऐसी कोई संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए राठी जी, सचिन जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आप ट्रंप को तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेतान्याहू को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कब क्या कहाँ कर जाए ये चीज कहा नहीं जा सकता है। अभी वो लेबनान में उलझे हुए हैं, और शायद ईरान इस बात को समझता है, तभी हिजबुल्लाह को इतना ज्यादा एक्टिवेट किया हुआ कि नॉर्दर्न इसराइल और हिजबुल्लाह का सदर्न लेबनान, इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात को सही माने, तो वो पूरा इलाका जो है नॉर्दर्न इसराइल का, सदर्न लेबनान का, वो पूरा इलाका मरकावा टैंक्स की कब्रगाह बनता जा रहा है, जो सबसे दुनिया के आधुनिक टैंक्स होते हैं जिनको इसराइल ऑपरेट करता है। वहां पर जबरदस्त लड़ाई है और लगातार टैंक बैटल चल रहा है, आर्टिलरी वहां पर दिखाई दे रही है, और उसमें हिजबुल्लाह हार रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। और हिजबुल्लाह ने अच्छा खासा डैमेज किया है मिलिट्री। अब ये युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं, और ये मैं भी मानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे कम क्षमता वाले लेकिन जबरदस्त घातक हथियार अभी भी अमेरिका के पास हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो अपने उनके JASSM-ER ये एक मिसाइल सिस्टम है, तो बड़ी संख्या में उसका अमेरिका उत्पादन करता है, और पूरे इलाके में शिप्स में, अपने बेसेस में और तमाम जगहों पर JASSM की जो डिप्लॉयमेंट के लिए मंजूरी दी गई है, और करीब 2300 के आसपास ये मिसाइलें ईरान को घेरने के लिए लगाई जा रही हैं। हालांकि ये महंगी मिसाइलें हैं, और ये कहना कि ये इतनी ज्यादा संख्या में है तो इनका कोई अगर खत्म होने लग गई तो इनका बैकअप क्या है, बैकअप नहीं है अमेरिका के पास। लेकिन फिर भी ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल दुनिया ने बहुत कम देखा है। ये वो मिसाइलें हैं जिनको कि आप स्टेल्थ मिसाइलें कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक नहीं हो सकती, इनको हिट नहीं किया जा सकता है। और ये 450 किलोग्राम का वो पेलोड लेके चलती हैं जिससे कि आप बड़े बड़े कंक्रीट की बिल्डिंगें उड़ा सकते हैं, जिससे कि आप अंडरग्राउंड टनल्स को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल अभी हुआ तो है, लेकिन बहुत ही कम क्षमता के साथ हुआ है। ज्यादातर एयर सुपीरियरिटी की बात रही है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब इनकी तैनाती, एक दो चीजें मैं देख रहा हूँ। एक तो इन मिसाइलों की एक खास बात यह है कि ये डिटेक्ट नहीं होती हैं, और दूसरा 1000 किलोमीटर दूर से ये वार करती हैं, और ये प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। PRSAM है, ये इतना प्रिसाइज होती है कि आप एक चलती हुई कार को भी 1000 किलोमीटर से हिट कर सकते हैं। और ये क्षमता अमेरिका के पास है। तो अब अगर इस तरह के हथियार तैनात हो रहे हैं, 450 किलोग्राम के बंकर बस्टर टाइप के पेलोड को लेकर के आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा डैमेज करने की मंशा अमेरिका की है ईरान के ऊपर। और ये डैमेज इस तरह का होगा, जो प्रेसिजन स्ट्राइक्स होंगे, जहां पर कुछ लोग एलिमिनेट किए जा सकते हैं, कुछ लोग के घरों को टारगेट किया जा सकता है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। ये संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, और ये कुछ ऐसे लोगों के रिहायशी इलाके भी हो सकते हैं जहां पर ईरान की जो आज की तारीख में जो लोग हैं, जो वहां के सर्वे सर्वा हैं, उनके रिहायशी इलाके भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के अटैक्स की कोशिशें और बहुत तेजी के साथ हो रही है, तो इसमें आप दो चीज समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में तो हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि अगर ये लंबा खिंचता है तो उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और ये जो सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिसके ऊपर दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, उसका जवाब वो ढूंढने की फिराक में है। उसका जवाब सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा करके जाएं कि ईरान में वो अपनी जीत भी दिखा सकें, यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार भी ना चलाने पड़े, और साथ ही साथ एक उनके पास एक फेस सेविंग जैसा माहौल बन जाए।
तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं काम। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि नेतान्याहू क्या सोच रहे हैं। और ईरान, जो कि अब ये लगने लगा है कि ईरान की पूरी मंशा इस युद्ध को लंबा खींचने की है। ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि युद्ध 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाए। ईरान को लगने लगा है कि उसकी पकड़ अब इस तरह की हो गई है कि युद्ध लंबा खींचेगा तो वो अमेरिका की हार ही मानी जाएगी, इजराइल की हार ही मानी जाएगी। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को 6 से 8 महीने खींचा जाए, और वहीं अमेरिका की कोशिश है 1-2 हफ्ते में कुछ धमाके करके यहां से निकल लिया जाए। तो अब भविष्य क्या होता है इसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि वो कैसे दुरुस्त होंगी इसके बारे में अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है राकेश। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अली शाह जी? जी हाँ, राखी हाँ, जी। मोहम्मद अली शाह आवाज़ आ जी। रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तैयारियों की बात हुई है जो अनुपम जी ने भी रखी, और न्यूक्लियर अटैक होगा कि नहीं, ये एक आपकी भी प्रतिक्रिया आज, क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूरी चीज़ों को मिडिल ईस्ट में किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो एक तो ओपिनियन आपका इस पर कि क्या वाकई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं बनती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, टैक्टिकल वॉर हेड्स की जो बात हो रही है, TNWS की जो तैयारी अमेरिका के पास है, क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस युद्ध के लिए? राखी जी, बहुत ही गंभीर और अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, 1939 से लेके 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, लड़ा गया था, 2041 में जैसे आपने ज़िक्र किया पहले कि जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर ली थी, हवाई आइलैंड और अमेरिका। 1942 में बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड के ऊपर जंग चला। 1945 में जाकर अमेरिका ने परमाणु हथियार गिरा दिए थे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में, जिसके इफेक्ट्स आज तक दिखते हैं। आज तक टोक्यो में नहीं गिराए थे, जो राजधानी है जापान की। क्यों? इसलिए मेरा मानना है ऐसा है क्योंकि जापान की लीडरशिप, उनकी टॉप हायरार्की, वो टोक्यो में बैठी हुई थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। तो यानी कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ओपन। कोई तो चाहिए बात करने के लिए। यहाँ पे 24 घंटे में 28 फरवरी कोई खत से 24 घंटे में ईरान की टॉप लीडरशिप को, खुमैनी साहब को, सुप्रीमो को, डिफेंस मिनिस्टर को, IRGC के चीफ को, सबको मौत के घाट उड़ा दिया। ठीक है, तो जहां तक मैं भाप पाया हूं, ये डिसीजन अमेरिका का नहीं, जानते हुए इतिहास, ये इजराइल का था। तो इजराइल घसीट कर रही अमेरिका को कि भाई मारो इनको। अमेरिका ने मारना शुरू किया। ठीक है, मैं एक सरल भाषा में बताता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पैनल पे बहुत विद्वानी बैठे हुए हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल। वो मैं आई लीव इट टू देम टू एक्सप्लेन। मैं एक सरल भाषा में इसलिए समझाता हूँ ताकि आपके चैनल को इतना ज्यादा देखा जाता है, जो लोग जो पॉलिटिक्स में देखते, रुचि रखते भी नहीं, वो भी इस बात को समझ लें। आज क्या हुआ, शाम के वक्त मैं पहाड़ी इलाके में हूँ, मैं तभी जैकेट पहन रखी है मैंने, तो मैं देहरादून से मसूरी आ रहा था मैं। तो हमारे साथ में जो थे कैप्टन मलिक साहब, वो गाड़ी चला रहे थे। तो गाड़ी एक ऐसी जगह पे आके फंस गई कि आगे जाएंगे तो खरोच लगेगी गाड़ी को, पीछे जाएंगे तो भी खरोच लगेगी जरूर। अब ये तय करना मुश्किल था कि आगे जाएंगे तो खरोच कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, या पीछे जाएंगे तब खरोच कम लगेगी। अमेरिका का हाल बिल्कुल वैसा ही हो गया है। अमेरिका इससे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब परमाणु हथियार की बात करें, अमेरिका तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बताता हूं आपको इसकी वजह। ऑलरेडी अमेरिका की बहुत निंदा हो रही है, ऑलरेडी नाटो राष्ट्र इसके साथ में नहीं है। इसकी भी वजह बताऊंगा आपको क्यों नहीं है। आर्टिकल 5 नाटो एक्ट का कहता है कि अगर जो 32 मुल्क हैं, अगर किसी भी एक मुल्क पे हमला हुआ, सब मिलकर उसको मारे। ठीक है, अमेरिका पे तो हमला हुआ नहीं, उल्टा अमेरिका ने हमला किया। ईरान ने एक पलटवार किया अमेरिकी बेसिस पे, जो कि कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, उनको शक है, जो UAE में है, जो कि कंफर्म नहीं है, जो ऑफिशियल बेसिस नहीं है। तो नाटो राष्ट्र कहते हैं आपने हमसे पूछ के हमला किया था, हम तो साथ नहीं दे रहे आपका। अब देखिए, अमेरिका, यूके अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, गल्फ राष्ट्र भी धीरे धीरे पीछे हट नजर आ रहे हैं इसके अंदर। तो यानी कि अमेरिका अपने आप को अकेला पाएगा इस पूरे युद्ध के अंदर।
इजराइल ने अपना उल्लू सीधा करके ईरान निकल जाएगा ये इजराइल निकल जाएगा पतली गली से। फंसेगा कौन? फंसेगा अमेरिका। अब इजराइल नेतन्याहू सोचेंगे नहीं, अगर परमाणु हथियार निकालने होंगे, सोयाबीन पे बात आ गई ना इजराइल के, तो वो परमाणु हथियार निकाल भी सकते हैं। अमेरिका नहीं निकालेगा। क्यों? आपने अगर गौर किया है, अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और बाजार में, और लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो और सरल करता हूं मैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कभी तू मैं हो जाती है, दो चार लोग एक आपके पक्ष में लिखते हैं तो मोराल हाई हो जाता है, दो चार लोग आपके पक्ष में कम लिखते हैं तो मोराल लो हो जाता है, तो यू बैक डाउन। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऑलरेडी निंदा हो रही है, तो और ये अगर परमाणु हथियार निकाल दिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो कि नहीं निकालेंगे वो, ऐसा मेरा मानना है, तो उनकी और ज्यादा निंदा होगी। तो इस पर इजराइल को परवाह नहीं है, कोलैटरल डैमेज हो, मेरी तरफ से मैं हमास के पीछे जाऊंगा, मेरी तरफ हजारों मरे, खवातीन मरे, बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे, निहत्ते मरे, मासूम बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है, मैं धमाधड़ हमले ठोकूंगा। ठीक है? तो ईरान अगर 86 ईयर ओल्ड अयतुल्ला खोमेनी जिंदा होते तो कभी भी वो इजाजत नहीं देते शायद कुवैत के अंदर या बहरीन के अंदर या कतर के अंदर जो स्थानीय मिलिट्री बेस है उनमें हमला करना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 2000 किलोमीटर ज्यादा लंबा इनका मिसाइल नहीं जाना चाहिए। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी है कि 86 ईयर ओल्ड खोमेनी को मारकर 56 ईयर ओल्ड खोमेनी से रिप्लेस कर दिया। मुज्तबा खोमेनी उससे ज्यादा ड्रेडेड डेंजरस निकला, क्योंकि ईरान अब एक जख्मी शेर की तरह है। ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने कह दिया भैया आपने, ये दो बातें हैं, एक पर्सनल और एक राष्ट्रवाद। आपने माता पिता को मार दिया, आपने बीवी बच्चे को मार दिया, आपने बीवी को मार दिया, बख्शेगा कोई? चलिए राष्ट्रवाद, आपने टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, आपने हजारों के दलार पे कैजुअलिटी कर दी, कितने घायल हो गए, माफ करेगा? नहीं करेगा। ईरान ने समझदारी से क्या काम करा? 31 डिस्ट्रिक्ट हैं IRGC के अंदर, पूरे 31 डिस्ट्रिक्ट को डिसेंट्रलाइज करा। अगर हमला होता है, आप अप्रूवल की वेट बंद करना, ठोको, तुम भी ठोको, वो आदेश दिए। ईरान ने फिर बलून लगाए, टैंक के, फाइटर विमान के, जो कि हकीकत में नहीं थे, जो कि अब जब जहाज दुश्मन की जहाज आए उनको लगा रहे ये तो है, मारो उनको, उन्होंने अपना एमिशन एक्सपैंड कर दिया। तीसरी बात, काफी लंबे से ईरान की ये तैयारी थी। चौथी बात, ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन एक किले की तरह है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, चट्टानों से, पहाड़ों से। अगर बूट ऑन ग्राउंड जो डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़बोले हैं। पिछले अपने टेन्योर में 4 साल में 30,500 एंड समथिंग टाइम झूठ बोले हैं ये, और ये CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट कर रखा है। उनके अमेरिकन अखबार, यानी कि एक दिन में एवरेज निकाले तो 21 मरतबा झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने 64 में कहा था कि मैं अपने हाई स्कूल में बेसबॉल का मैन ऑफ मैच था अगेंस्ट सो एंड सो स्कूल। उनके क्लासमेट ने कंफर्म करा कि भाई ऐसा स्कूल है ही नहीं, कोई मैच ऐसा हुआ ही नहीं। 1996 में इवेंटो हॉलीफील्ड और माइक टायसन बहुत बड़े बॉक्सर थे, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं भी बॉक्सर हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है ये बात। भाई मैंने $1 मिलियन खर्च करे उस मैच। भैया ये ऐसे फेंकू इंसान है कि मीडिया में छप चुका है इनके बारे में कि भाई ये ऐसा हुआ था। इतने कन्विंसिंग आप झूठ बोल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकियां पहली बात तो मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, और परमाणु पे भी शायद, अगर मैं संक्षेप में बोलूं, अब ये युद्ध परमाणु में नहीं जाएगा। ठीक है, वापस आओगे। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है, स्थितियां कहां तक पहुंच गई हैं, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई 8 दशक पहले का इतिहास दोहराया जाएगा? नहीं भी दोहराया जाएगा तो क्या अहम फैक्टर है जो इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, अभी बड़े विस्तार से मेजर साहब ने भी बोला, अनुपम जी ने, सचिन ने, सबने अपनी बातें बताई। जो पूरा परिदृश्य है, उस पूरे परिदृश्य में यदि आप देखें आज की तारीख में, तो इजराइल एक तरफ से किनारे शांत है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी जद्दोजहद चल रही है, तो अभी सभी पूरे विश्व में सारे देश
लगता है कि ईरान के साथ खड़े हैं, अपार्ट फ्रॉम ईरान के जो पुरानी फितरतें रही हैं, चाहे हुती की हो, हमास की हो, या फिलिस्तीन को जो वहां पे आतंकी लोग हैं उनको सपोर्ट करने के हो, हिजबुल्लाह क्रिएट करने के हो, अपार्ट फ्रॉम जो भी उनकी प्लस माइनस, और जो ईरान जिसके लिए पॉपुलर रहा है, बट मानवता के सवाल पे, युद्ध ना होने के सवाल पे यदि आप देखें तो ये चीजें आपको दिखती है भी आज की तारीख में, और समझ में भी आती है कि अमेरिका, मेरे को लग रहा है कहीं न कहीं से अलग थलग सा पड़ गया लगता है। जापान हट गया पीछे से, ब्रिटेन ने अपनी स्टैंड ले ली, जर्मनी ने अपनी स्टैंड ले ली, इटली ने अपनी बातें बता दी। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं और जो पूरे परिदृश्य में है उसमें ऐसा लग रहा है कि बरबोलापन एक सबसे बड़ी बात है। सभी वक्ताओं में एक चीज आई, उनका जो बरबोलापन है, उन जो, लेकिन हाँ, अमेरिका की जो पॉलिसी है पिछले 35 वर्षों में भी देखा जाए, जितने भी उनके प्रीमियर्स हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, ईरान को लेकर पॉलिसी उनकी वही है। लेकिन युद्ध में जाना, उसमें वहां के जो लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है कि इजराइल को बैकअप करने के युद्ध में जाने की जरूरत नहीं थी। तब 4-5 छोटे छोटे लंबे पॉइंट है, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि मान लिया कि CIA का जो एक भौकाल था, यदि पूरा देखें कि पूरे युद्ध में जो है कहीं 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 से फ्लॉप हुआ है। यदि उसकी बात करें, फिर जैसे वियतनाम युद्ध था, करीब 25 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, वहां भी जो कुछ ऐसे के फेल्योर हुए थे, लेकिन फिर भी बैक में जाना पड़ा अमेरिका को। वियतनाम, उधर चाइना था, उधर वियतनाम, अमेरिका। पिछले दिनों वियतनाम गया था 2 साल पहले, तो जो होटल था होनचिन में सिटी का, वो बताया किसी ने, कभी अमेरिका युद्ध का वो सेंटर हुआ करता था, कंट्रोल रूम हुआ करता था। कई बातें वहां पे अपने को पता चली। तो अभी उस पॉइंट में भी बात करें कि जो सुरंगें और जो उनके गुप्त ठिकाने हैं, कि लगता है कि अमेरिका को उसका पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम नक्शे जो बना के, जो पूरी प्लानिंग के साथ जो भी उन्होंने अटैक किया, उसमें नक्शे वाली बात जो है वो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रही है। फिर जो हॉर्मुज जो है वो एक गेम चेंजर बना है, जिसपे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका चिल्ला रहा है 7% उनको शायद फायदा मिलता है, भारत को 13 से 14% का फायदा मिलता है, अन्य एशियाई देश में 12-13 है, यूरोप को 13% का उसमें से मिलता है। जो भी वहां से जो निकलता है, 80% जो है टोटल आउट ऑफ हॉर्मुज की जो भी वहां प्रोडक्शन का है, उसमें एशियाई देश ज्यादा प्रभावित है बनस्पत अमेरिका, अन्य यूरोप देश। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, सीआई के समय जो वहां पे उनका जो साम्राज्य है, उनकी जो किला है, उनको भेद पाएंगे क्या, ये एक सवाल बन गया है यदि उनके पास होता। लेकिन हाँ, उनकी धमकी के पीछे और भी है कि शायद ईरान समझ जाएगा। लेकिन अभी जो देखा जाए इनडायरेक्टली, कहीं न कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है उनके पीछे रूस और चीन खड़ा हो गया है। क्योंकि रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको मदद करने की खबरें आई हैं, जो बैकअप करने के ईरान को। तो ये जो परिदृश्य बंदा है, और जो भी आपने जापान वाले 1945 की बात कही, जिस समय चीन जापान के कब्जे में था, और 1949 में चीन आजाद हुआ जापान से। तो आज उस समय जो चीन की स्थिति थी, आज की चीन की स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर है। वो एक शक्ति बन गया है चीन अपने आप में। टॉप 4 में कहें तो चीन तो है, उसको नकार नहीं सकते शक्ति को। जहां तक भारत का रोल है, भारत जो है चाबहार पोर्ट बनाया, 14,000 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट है, और मानवता को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, डिप्लोमेसी को लेकर के अपनी नीति के हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से चल रहा है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भी स्थिति बन रही है, और अभी जो परिदृश्य है, और उसमें ट्रंप की जो बार बार धमकी है, वो इसके पहले भी 3 बार धमकी दे चुके पिछले 36 दिनों में, और धमकियां आ रही हैं। उस धमकियों का असर तो ऐसा है कि उनके जो क्लोज सर्किट के लोग हैं, चाहे कैश पटेल हो, चाहे तुलसी गवार्ड हो, चाहे केंट हो, सब पे नहीं पड़ रहा है, तो ईरान पे कितना पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और खासकर उनकी पब्लिक उनके खिलाफ जा रही है। जो भी रहे, मतलब ओबामा विपक्षी पार्टी के हैं, क्रिटिसाइज तो करेंगे, अपने उनके सीनेट के मेंबर्स जो हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो भी क्रिटिसाइज करने लगे हैं। अब पहले दबे शुरू में थे, खुल के सामने आने लगे हैं। तो उसमें वो जो एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति है, डिक्टेटरशिप वाली,
वो भी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है, मनोवृत्ति की बात है। जितने पहले हुए, रोनाल्ड रीगन को छोड़ दें अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति, या दो और लंबी सोची है, छोड़ दें, वो भी फिल्म से आए थे, स्टार थे, लेकिन इनका जो है कंप्लीट बिजनेस माइंडेड वाला पूरा आउटलुक है। तो वो बिजनेस के हिसाब से, जैसे बीच में उन्होंने एक बनाया था युद्ध को शांति वाला एक बोर्ड, बोर्ड ऑफ पीस ही बनाया था उन्होंने। बहुत लोगों से मेंबर बिलियंस डॉलर्स जमा किए, इकट्ठा किए, तो उसमें कहाँ पीस दिख रहा है? तो ये कई तमाम समीकरण दिख रहा है। अभी जो है, जो हठ और अड़ियल रवैया, अब उसमें इजराइल का जो रोल है वो अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो ईरान का जो हाल है वो कसमकस में है, पसुपेश में है, बशर्ते कि उनको जो बैकअप मिल रहा है। और अमेरिका की जो स्थिति है, मुझे लगता है कहीं न कहीं कंफ्यूजन वाला है। करे तो क्या करे वाली स्थिति में अमेरिका फंस गया है। आगे देखना पड़ेगा कि वो मानवता के दुश्मन बनते हैं, कि अपने व्यापार बढ़ाते हैं, या विश्व शांति की बात करते हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित सवाल है अभी भी विश्व परिप्रेक्ष्य में। वो आने वाला समय इस चीज को बताएगा और क्लियर करेगा। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि लगातार अभी तक जितने विशेषज्ञों से बात हुई है, एक बात तो निकल कर आई कि फिलहाल अभी की स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि कोई न्यूक्लियर अटैक होगा। लेकिन फिर भी सवाल जिसका तस इसलिए है क्योंकि भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध जो है वो इजराइल की नजर आ रही है। यहां से ना सही, यूएस से ना सही, क्या इजराइल से हो सकता है? क्योंकि ये भी इतिहास में पहली बार है कि 2 न्यूक्लियर शक्तियां नॉन न्यूक्लियर देश पर हमला कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कैसे आप देखते हैं? नहीं राकेश, जो पूरी डिबेट में, और ख़ास करके एकदम पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, और आज की जो परिस्थिति है ईरान और इजराइल, अमेरिका को लेकर के, आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही जो बातें हुई थी कि उनके सारे टॉप कमांडर मार दिए गए। तो अब उस युद्ध को चला कौन रहा है? निश्चित रूप से जितने भी सेंटर हैं, चाहे 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि IRGC है, और तमाम उनके जो लोग हैं, उनको कमांड कौन कर रहा है? पहले क्या होता है, पहले वार में होता कोई जैसे सीनियर लीडर है और उसका अभी जिंदा है तो वो कहीं न कहीं उनको डायरेक्शन देता है। लेकिन इस समय आज की डेट में स्थिति नहीं है। और ये बात सही है जो कही गई कि उनके उतने लोगों को मार दिए, तो कम से कम जो सेंटर जहाँ से सब सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से कहीं न कहीं पर इतना तो ज़रूर होगा कि जब उनके मुल्क के लोगों को मारा जा रहा है तो वो कहीं न कहीं उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, लगातार ट्रंप की धमकियों के बाद जब भी धमकी आती, तुरंत जो है तत्काल ईरान से ये आ जाता है कि हम बराबर लड़ेंगे। अभी एक धमकी और आई थी ट्रंप की कि हम पाषाण युग में भेज देंगे। मैंने ऐसे बयान आ जाते हैं अमेरिका से, ट्रंप से, अमेरिका से नहीं बल्कि ट्रंप से, कि जिसको लेकर के वहाँ की जो पब्लिक है, ईरान की जो आर्मी है, वो लगातार, जिसको कोई निर्देश नहीं मिला, सब हर जगह पर जहाँ पर जो चीज़ें तैनात हैं और वहाँ से वार कर रहे हैं। आपने देखा मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अपने पड़ोसी जो भी देश हैं, कतर है, ओमान है, तमाम जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली। मुझे लगता है कि इस वार के पहले भी स्ट्रेटजी बनी रही होगी ईरान में, कि हो सकता है कि इनके टॉप लीडरशिप जो है समाप्त हो जाए तो क्या होगा। पहले क्या होता था कि उनको कहीं न कहीं से निर्देश मिलता था, कहीं न कहीं डायरेक्शन मिलता था, लेकिन अब एकदम डायरेक्शन नहीं है। अनगाइडेड मिसाइल टाइप जो है, जहाँ भी देखो अगर उन्होंने कुछ किया तो निश्चित रूप से उसको रिटेलिएट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा। देखिए, हम बात कर रहे थे नागासाकी हिरोशिमा जैसी परिस्थिति की। अगर ये युद्ध लंबा खींचने वाली बात है, या ट्रंप जिस तरह का उनका नेचर है, जिस तरह पल पल में अपने बयान बदलते हैं, तब ये सवाल खड़ा होता कि क्या अपने इसी सिरफिरेपन में कहीं ऐसा तो नहीं कि एटॉमिक जो है उसमें अटैक हो। तो ये एक सवाल है। हालांकि ऐसी संभावना कम है। और राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज की डेट में ट्रंप अलग थलग हैं। अपने देश में भी उनको जो है एक तरह से उनका विरोध हो रहा है, और बाहरी जो भी नाटो के देश हैं और तमाम देश हैं, लगभग जो है उनकी इन बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप चाहते क्या हैं? दूसरी बात यह है कि इसराइल की भूमिका की बात करें, जो देखिए इसराइल से ईरान की लड़ाई होना, उसको बैक सपोर्ट होना चाहिए था। यहाँ पता चला कि अमेरिका और ईरान के बीच में है। तो इन सारी चीज़ों को, युद्ध की पूरी स्थिति को आप देखा जाए तो एक तो ये लंबा खींचने की स्थिति में आ गया, जिससे तमाम वैश्विक स्तर पर कई देशों को कितना उन पर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप का
जो आने वाले समय में अब अगला क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी। अभी आप जैसे बताया गया कि इतने सारे मिसाइल और तमाम चीज़ें जो उनके पास ऐसे घातक हथियार हैं जिनको लेकर के ट्रंप अटैक करेंगे अगर ईरान पर, तो ईरान का क्या होगा, ये भी है। मान लीजिए एटॉमिक अटैक नहीं होता है तो इन हथियारों का भी तो प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर, और हमें लगता है कि ईरान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, वो तो एकदम ऐसे है कि उनकी हालत ये हो गई है कि वो किधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, उनकी स्थिति जो है एक अलग टाइप की है। तो अब ट्रंप को इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना, ये उनको सोचना है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान लगातार उनके सामने खड़ा है, और आखिर ये बात तो तय है कि कुछ न कुछ ऐसा बाकी जगहों पर, बाकी देशों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ईरान कितनी लंबी लड़ाई लड़ना चाहेगा और अमेरिका उसके साथ कितने समय तक युद्ध में बना रहेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो हम लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या अगर बहुत ज़्यादा जिस तरह की अमेरिका की प्रवृत्ति रही है उसके हिसाब से अगर कुछ होता है तो निश्चित रूप से नागासाकी, हिरोशिमा जैसी अगर स्थिति बनती है तो दुनिया में उसकी बहुत किरकिरी होगी, पहले भी हो चुकी है और अब भी होगी। तो ये देखना होगा, और कौन से देश प्रभावित होंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। हालांकि समय की सीमा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम इन चीज़ों को समझ लें, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन बहुत ज़रूरी होगी। सचिन जी, हाँ सचिन जी, मुझे लगता है एक बात जो आई, अमेरिका के पास न्यूक्लियर अटैक से हट के जो एक बात निकल कर आई इस चर्चा से, इतने पावरफुल वो अभी भी हैं कि बहुत बड़ा कोई अटैक ईरान पर कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये बात हुई, दूसरी चीज़ ये भी है कि न्यूक्लियर अटैक में बार बार इसलिए जा रही हूं क्योंकि संदिग्ध भूमिका इजराइल की ज्यादा है, जो सभी ने बोला। तो कहीं ना कहीं आज दो देश एक ईरान के पीछे पड़े हैं और हटना नहीं चाहते, ईरान झुकना नहीं चाहता। मान लीजिए तहस नहस वाली स्थिति आती है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझे सर, इतनी चीजें हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट जो थोड़े समय के लिए जब होल्ड किया गया, बंद किया गया, उसके बाद कितनी पैनिक स्थिति हुई, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है और जो रिश्ते हैं बहुत अच्छी, हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ईरान को यदि ध्वस्त किया गया तब फिर सिनेरियो क्या होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, हम समझें बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं। क्या मानते हैं? बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। कि ईरान के साथ अरब मुल्क जितने भी हैं वो हमारे बड़े पार्टनर। एक लाइन अभी ईरान ने ली कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता, और भारत भी लगभग उनके बराबर, उनसे प्राचीन सभ्यता। कल्चर्ड को ईरान ने सभ्यता को सामने रखा। कोई भी नहीं चाहता कि कोई देश दुनिया के नक्शे से खत्म हो। भारत ने भी यही स्टैंड लिया है। भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो आज की स्थिति है, उस हिसाब से भारत का निर्णय एकदम ठीक है। ईरान के साथ वो है, अमेरिका के साथ वो ये नहीं इंडिकेशन दे रहा कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन इस युद्ध के खिलाफ हैं। हाँ सचिन जी, ठीक है, बोलिए। इसलिए जी, भारत की जो अभी रणनीति है पिछले 15, 20, 30 दिनों में, शुरुआत के 4-5 दिन के बाद एकदम ठीक है और बैलेंस है। जहां तक फ्यूचर का सवाल है, एक लाइन में उसमें जोड़ूंगा, आज से लगभग 6 महीने पहले नेतन्याहू ने यूएनओ के मंच से ग्रेटर इजराइल का मैप बताया। उनकी बड़ी योजना वो है, और उसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। तो ये जो हिडन एजेंडा है, जिसमें लेबनान के संग वो हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, ये सबसे बड़ा अपने सामने है। युद्ध स्टार्ट होने के पहले ऐसा संभव नहीं है कि इजराइल या अमेरिका ने कोई बड़ी टारगेट तय ना किए। अब यक्ष प्रश्न ये है कि क्या बड़ा करता है, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो अमेरिका की दुनिया में साख का प्रश्न है। अगर बिना साख बचाए निकलेगा तो अमेरिका का बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई कि जो 46 ईयर्स के सैंक्शंस थे ईरान के खिलाफ, अब वो सैंक्शन नहीं है, और खुद यूएस ने सबने परमिट किया है, अब वो लीगली ऑयल बेच रहा है। आज अगर युद्ध खत्म होता है तो ईरान अपर हैंड है, ईरान विजेता है। लेकिन इस फेज से निकलना होगा अमेरिका को, किस रूप में निकलेगा ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन भारत के सारे लोग ये चाहते हैं, कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, ये है हमारी सभ्यता। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी राखी जी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है और पूरी देश के दुनिया के लोग दिखते हैं, आपके चैनल है, हेड साहब भी, आरपी श्रीवास्तव साहब भी बैठे हुए यहाँ पे, तो मैं ये मौका नहीं गंवा चाहता ये कहने के लिए कि जिस तरीके से, शानदार तरीके से श्रीवास्तव साहब ने पूरा डिटेल में समझाया, हर कोई समझ गया होगा। और दूसरी बात,
मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, क्योंकि आप बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन एंकर हैं, और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से तफसील से आपने हर एक पैनलिस्ट को, टाइम की सीमा थी मैं समझ गया, अभी भी है, आपने सुनने की ये जो स्किल है ना, ये आपकी मैं काबिल तारीफ, बस ये तारीफ करनी थी मेरे को, बस और कुछ नहीं बताना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। आपने हमारे चैनल हेड भी हैं, हमारा चैनल भी है, और मेरी तो हमेशा आप तारीफ करते हैं, आज फिर से आपने स्वदेश को सराहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। कुमार राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली अभी कुछ बात आई थी ट्रम्प और नेतान्याहू के तुलना को लेकर के। मेजर साहब ने बोला और वक्ताओं ने कहा कि, लेकिन यदि देखा जाए कि जहां तक ट्रम्प साहब की बात है, वो ही लुक्स टू बी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन यदि नेतान्याहू की बात करें, वो प्रेडिक्टेबल है, वो जो कहते हैं सो करते हैं, हम ठोक करके वो बने। आप देखिए पिछली घटनाओं में कि ईरान में किन किन को निपटाना था, बता करके, टाइम बता करके, चैलेंज के साथ निपटाया, और ईरान देखता रह गया मूक दर्शक के भांति। तो जो दोनों की व्यक्तित्व का विश्लेषण हम करें, जो कि जरूरी है आज की तारीख में, हम भारत तो पूरा उदासीन भी नहीं है, सक्रिय भी है और शांति का पक्षधर है, लेकिन जहां तक इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के की बात है, तो वो अपने आप में कि वहां मैं नेतान्याहू जी को अभी ज्यादा क्रेडिबल मान रहा हूं। ऑल्दो कि ट्रम्प के दामाद भी यहूदी हैं, वो अलग मामला है, वो उनका अलग पारिवारिक अफिलिएशन भी है, देश भी है, बिजनेस भी है, लेकिन जो उनका जो नेचर है और नेतान्याहू के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। वो ज्यादा गंभीर, ज्यादा धीर और ज्यादा रणनीति के हिसाब से काम करने वाले नेतान्याहू साहब हैं। अभी जो चीजें सामने दिख रही है इनको लेकर के, तो अमेरिका के लोग भ्रमित हैं, पूरा विश्व भ्रमित है। जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई नाटो जैसा 32 देशों का ग्रुप 1949 बना, पूरा का पूरा अलग हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन बार बार बयान की तरह जो भी व्हाइट हाउस में जो जर्नलिस्ट खबर करते हैं उनसे मेरी वार्ता होती रहती है, वहां जो उनका है, जो केविट है, जो स्पोक्स पर्सन है, तो वो जो पिछले एक महीने में गजब का परिवर्तन देखने को मिला है उनके एटीट्यूड, व्यवहार में भी। लगता है कहीं से समझ नहीं पा रहे हैं अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जितने उनके करीबी हैं सब आज उनसे दूरी बना रहे हैं, दूरी बना लिया है। तो ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जो कि शोचनीय है और दयनीय है किसी के लिए। अनुपम जी, छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए राकेश जी, मैं ये मानता हूं कि भारत को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि भारत उन देशों में शुमार है जिसको इस युद्ध से काफी परेशानी बढ़ने की आशंका है। हमारा ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स वहां से आता है, और सिर्फ ईंधन ही नहीं, चाबहार समेत सेंट्रल एशिया की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो ईरान के थ्रू जाती है। तो एक जो हम तटस्थता का जो रुख अपना रहे हैं उसको थोड़ा और सक्रिय करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी का पक्ष लेना चाहिए, तटस्थ रहे, लेकिन हम दोनों से लगातार सक्रिय रूप से बात करते रहे, संदेश देते रहे। हम ब्रिक्स जैसे संगठन के चूंकि हेड है, तो वहां से हम दबाव बढ़ा सकते हैं और हम इस पिक्चर में दिखने चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, सिर्फ ये कह देना कि प्रधानमंत्री ने बात कर ली नेतान्याहू साहब से, या कभी बात कर ली ईरान से, या कभी कर ली उनसे, लेकिन जब तक हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे, हम लीड नहीं करेंगे। ग्लोबल साउथ को हमें लीड करना है, और ये सब मौके ऐसे होते हैं जहां पर हम एक लीडरशिप की भूमिका में आएंगे, तो वो बहुत जरूरी है, और वो भारत के राजनीतिक रूप से भी जरूरी है, और लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है भारत का, चाहे ईरान को लेकर हो चाहे इजराइल को लेकर के हो, दोनों पर्सपेक्टिव पर हम देखें तो हिंदुस्तान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बेहद सक्रिय रूप से जरूरी है। और अगर वो नहीं होता है तो ये हम एक मौका खो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख को बहुत ऊपर बढ़ाने से। ठीक है, 5 सेकंड में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, 5 सेकंड। अनुपम जी ने बहुत अच्छी बात कही है, भारत सक्रिय है, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो ब्रिटेन में करीब 40 देश थे 2 दिन पहले, वो 60 देश से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं हॉर्मुज उस तरह की समस्याओं को लेकर के, उसमें भारत की सक्रिय भागीदारी है, और ब्रिटेन के साथ इनकी वार्ता हुई है, इसीलिए सम्मेलन लंदन में हो रहा है। बहुत जल्दी उसका डेट फिक्स होगा। 96 देश करीब प्रभावित हैं हॉर्मुज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो एक मेजर समस्या बनी है। तो बस मैं यही जोड़ना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है राखी, निश्चित रूप से भारत के सामने 3 देश हैं, अमेरिका है, इजराइल है और ईरान है। ईरान से भी बहुत पुराने संबंध है। इन सारी चीज़ों को अगर देखो तो भारत की अब तक की जो रणनीति रही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो काफ़ी जो है सफल रणनीति कही जा सकती है।
भारत लगातार उस पर नज़र बनाए हुए, इसकी डिप्लोमेटिक अपनी जो तैयारी है वो अलग से है। जहाँ तक निकल के बाहर आना, लीड लेना, अभी हमको लगता है कि भारत उस स्थिति में नहीं है कि जाकर के वहाँ पर समझौता कराए या लोगों के बीच में एक तरह से जो युद्ध रुकवा दे, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन भारत लगातार उस पर नज़र बनाए हुए और भारत की पॉलिसी भी लगभग वही है। और भारत कभी भी नहीं चाहा है अभी तक कि कहीं युद्ध हो, कहीं पर इतने लोग मारे जाएं। तो जहाँ तक मानवता का सवाल है, अपना देश इसी लाइन पर चलता है। तो हमें लगता है कि अभी तक जो है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसके अनुरूप जो है भारत कहीं न कहीं अपना स्टैंड ले करके चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में राखी है कि जब अगर युद्ध लंबा चलता है, तमाम परेशानियाँ होती हैं। अनुपम जी ने भी अपनी एक शंका जाहिर किया इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के बाहर आती हैं, हम कितना प्रभावित होते हैं, तो भारत को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो साफ होकर आई है, फिलहाल न्यूक्लियर अटैक जैसा कुछ नहीं दिखता अमेरिका की तरफ से, लेकिन हाँ, इजराइल की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अमेरिका कितना शक्तिशाली है, उसके पास और ऐसे वेपन्स हैं जिसके जरिए वो बड़ा एक अटैक कर सकता है। यदि ईरान ध्वस्त होता है तो बहुत सारी तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। रही बात भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत क्लियरिटी से चीजें आई हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिस पे भारत की सक्रिय भूमिका है और वो भी अलर्ट पे है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाला जो अगला स्टैंड है वो क्या ट्रंप की तरफ से या इजराइल की तरफ से होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।